सुहासिनी अपनी बहू काजल की दादागिरी से काफी परेशान थी, क्योंकि कई बार सुहासिनी को अपनी बहू की दादागिरी की वजह से कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। कई बार तो सुहासिनी को ये भी डर लगा रहता था कि कहीं उसकी बहू की दादागिरी उसी पर भारी न पड़ जाए, और इसलिए एक दिन सुहासिनी अपनी बहू काजल को समझाती है। बहू, मैं तेरी सास हूँ और सास माँ समान होती है, इसीलिए मैं तुझे समझा रही हूँ कि हर समय दादागिरी दिखाना अच्छा नहीं होता। तू इस घर की बहू है, ना कि कोई गुंडा जो हर समय दादागिरी दिखाती रहती है। सासू माँ, मैंने भी कितनी बार आपको समझाया है, अगर टेढ़े लोगों को सीधा करना है तो उसके लिए हमें भी टेढ़ा बनना पड़ता है। और अगर इसे आप मेरी दादागिरी कहती हैं तो ठीक है, चलिए मैं ही दिखाती हूँ दादागिरी। काजल का ऐसा जवाब सुनकर सुहासिनी अब कुछ नहीं बोल पाती और चुपचाप से वहाँ से चली जाती है, क्योंकि सुहासिनी बहुत अच्छे से जानती थी अगर अब उसने कुछ भी कहा तो काजल घर का कोई काम नहीं करेगी और सारा काम उससे ही करना पड़ेगा, क्योंकि काजल सिर्फ बाहर ही अपनी दादागिरी नहीं बल्कि घर में भी चलाया करती थी। शुक्र है कि बहू का गुस्सा नहीं बढ़ा, अगर गुस्सा बढ़ जाता तो हिटलर बनकर मुझसे ही घर के सारे काम करवाती। अब इसी तरह से सुहासिनी अपनी बहू के सामने बिल्कुल शांत रहती है। समय यूं ही बीतता जाता है और समय के साथ सुहासिनी को अपनी बहू की दादागिरी की आदत हो जाती है, और अब काजल की दादागिरी से मोहल्ले वाले भी कहीं न कहीं परेशान हो रहे थे। ऐसे ही एक दिन की बात है, पड़ोस के एक आंटी गलती से अपना कूड़ा काजल के घर के सामने फेंक देती है। फिर क्या था, काजल भी आसपास का और घर का सारा कूड़ा उठाकर उसके घर के अंदर फेंक देती है। अरे काजल बहू, ये क्या गिरी हुई हरकत है? तुमने गली का और अपने घर का कूड़ा मेरे घर में कैसे फेंका? तुम्हारी इतनी हिम्मत? आंटी जी, लगता है आपकी आदर्श बहुत कमजोर है। शुरुआत आपने करी है, आपकी हिम्मत कैसे हुई अपने घर का कूड़ा मेरे घर के बाहर फेंकने का? हाँ, देख रही हो सुहासिनी अपनी बहू को, हाँ कैसे दादागिरी इसकी समय के साथ साथ बढ़ती जा रही है। अरे पहले तुम लोगों पर अपनी दादागिरी मैं चलाती थी, अब ये हम मोहल्ले वालों पर भी अपनी दादागिरी चलाती है। अरे मेरी सास से क्या बात कर रही हो? मुझसे बात करो ना, लड़ने के लिए तो मुझसे आई हो ना तुम, और दादागिरी की बात क्या कर रही हो तुम? गलती तुम्हारी है, मान क्यों नहीं लेती अपनी गलती? हाँ, मान लेती हूँ, गलती से मैंने अपना घर का कूड़ा तेरे घर के बाहर फेंक दिया, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तू सबका कूड़ा मेरे घर के अंदर पैक करके लाएगी। हाँ, अरे तू मुझे बोल देती, मैं अपना कूड़ा उठा लेती। आंटी जी, अगर आप इतनी ही भली होती तो मैं आपको बोल भी देती, पर आप टेढ़ी चीज हो और लातों के भूत बातों से नहीं मानते। देख रहे हो सुहासिनी अपने बहू को, हाँ किस तरह से जुबान चला रही है। मेरी सास मुझे रोज ही देखती है। अरे बहू छोड़ ना, ले लिया ना तूने अपना बदला। और बहन, तुम जानती हो ना कि मेरी बहू से जीत नहीं सकती, फिर क्यों बहस कर रही हो? आराम से अपने घर में जाकर बैठ जाओ ना। अब सुहासिनी भी अपनी बहू की साइड हो जाती है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी सुहासिनी के पड़ोसन को अपने घर में जाना पड़ता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, अरे बहू, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे भूल गई क्या कि हमें मार्केट जाना है शॉपिंग करने के लिए? 2 दिन बाद अंकित का जन्मदिन है। माँ जी, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मुझे थोड़ा समय लगता है तैयार होने में, इसलिए आप 10 मिनट चुपचाप शांत बैठे रहिए और मुझे तैयार हो जाने दीजिए। मार्केट कहीं भागा नहीं जा रहा है। तुझे हमेशा अपनी ही करनी होती है, ले ले जितना टाइम लेना है। अब सुहासिनी चुपचाप शांति से बैठ जाती है, पर काजल का 10 मिनट 1 घंटे में बदल जाता है। अब चलिए माँ जी, मैं तैयार हो चुकी हूँ। भगवान का शुक्र है कि तू तैयार हो गई, वरना मुझे तो लगा था कि आज तू तैयार ही नहीं हो पाएगी। माँ जी, आप में और मुझ में फर्क है। अब आपकी उम्र हो चुकी है, आप मेकअप ना भी करें तो चलेगा, पर मेरी मेकअप करने की उम्र है, अब हमें चलना चाहिए। इस तरह से काजल अपनी सास सुहासिनी के साथ मार्केट जाती है, जहां वो सामान लेने में काफी मोल भाव करती है और मार्केट में भी दुकान वालों पर अपनी दादागिरी झाड़ती है। तुम जैसे दुकानदारों को तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम हम जैसे मासूम ग्राहकों को ठग लेते हो। ये चैन 100 रुपए में मिलती है और तुम हमें 1000 रुपए में दे रहे हो। देखो भैया, अगर 100 रुपए में देना है तो दे दो, वरना मैं यहाँ से चली। और एक बात और, पीछे से आवाज मत लगाना। मैडम, तुम्हारी दादागिरी से मैं डरने वाला नहीं हूँ। 1000 रुपए की चीज भला मैं तुम्हें 100 रुपए में कैसे दे दूं? लेना है तो लो, वरना दूसरी दुकान पर जाओ। ठीक है, अभी दूसरी दुकान में से मैं यही चीज 100 रुपए में लेकर आती हूँ और फिर बताऊंगी तुम्हें। अच्छा ठीक है बहन, ना मेरी ना तुम्हारी,
500 रुपए में ले लो और कुछ हमारी जेब में भी तो आने दो। इस तरह से काजल शॉपिंग करती है और शॉपिंग करके अपनी सास के साथ घर आने लगती है। तभी रास्ते में एक चोर उसका पर्स लेकर भाग जाता है। अब क्या था, काजल बिना डरे उस चोर के पीछे भागने लगती है और चोर को पकड़कर खूब मारती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे पर्स पर हाथ मारा। रुक, मैं अभी तुझे बताती हूँ। अरे बहन माफ कर दो, जो तुम्हारा खाली पर्स लेकर भागा। अगर किसी और का पर्स लेकर भागता तो कुछ पैसे भी मिलते और मार भी नहीं खानी पड़ती, पर तुम्हारा खाली पर्स चोरी करने का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। पैसे भी गए और मार भी पड़ गई। मैं तुम जैसे चोरों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। जहाँ भीड़ होती है तुम जैसे चोर वहीं आते हैं चोरी करने के लिए, ताकि हम जैसे भोले भाले लोगों के पैसे हड़प सको। इसीलिए कभी भी मैं अपने पैसे पर्स में नहीं रखती। तुम्हारी कंप्लेंट तो मैं लिखवा कर ही रहूंगी। इस तरह से काजल उस चोर की कंप्लेंट लिखवा देती है और चोर जेल के सलाखों के पीछे करवा देती है। पर ये सब देखकर सुहासिनी बहुत ज्यादा डर जाती है और घर पर आकर काजल से कहती है, बहू ये तूने बिल्कुल भी सही नहीं किया। एक चोर से पंगा लिया है तूने और मुझे तो डर लग रहा है कहीं वो चोर हमारे घर में ना घुस जाए। माँ जी आप कितनी डरपोक हो। और वैसे भी ये चोर एक रात के लिए थाने में बंद है। अगर कभी वो हमसे बदला लेने के लिए हमारे घर में घुसेगा भी ना, तो इस बार मैं उसे लंबा जेल के पीछे डलवा दूंगी। इस तरह से काजल तो अपनी सास को समझा देती है, पर सुहासिनी का मन अब भी घबरा रहा होता है। अब ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और अंकित का बर्थडे आ जाता है और काजल अपनी सास के साथ मिलकर अपने पति को एक बहुत अच्छा बर्थडे सरप्राइज देती है। साथ ही साथ उसे घड़ी भी गिफ्ट करती है। ये घड़ी आपके आज के बर्थडे का गिफ्ट है। अगर आप घर पर समय से नहीं आए ना, तो आपके ऐसी लंका लगाऊंगी ना कि आप भी याद रखोगे कि कैसी बीवी मिली है। वो तो मैं अभी भी सोचता रहता हूँ, कैसी बीवी मिली है जो हर समय दादागिरी दिखाती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन काजल की गली की एक लड़की को एक गुंडे रोड पर छेड़ने लगते हैं। ये देखकर काजल को बहुत गुस्सा आता है और वो अकेले ही उन गुंडों से लड़ जाती है और उन्हें अच्छा सबक भी सिखाती है। कुछ देर बाद जब काजल उस लड़की के साथ अपने घर जाती है तो लड़की अपने घर वालों को काजल की बहादुरी के बारे में बताती है, जिसके बाद सभी गली वाले मिलकर काजल की खूब तारीफें करते हैं। सुहासिनी, तुम्हारी बहू सिर्फ दादागिरी नहीं दिखाती बल्कि वो बहुत हिम्मत वाली भी है। आज उसी की वजह से मेरी बेटी की इज्जत भी बच पाई है। अगर आज तुम्हारी बहू नहीं होती ना तो शायद, इसीलिए अब से हम कभी भी तुम्हारी बहू की शिकायत तुमसे नहीं करेंगे। अब मानती हूँ मैं कि मेरी बहू की दादागिरी की वजह से ना हमारे मोहल्ले में कोई चोर या बदमाश घुस ही नहीं पाता। सुहासिनी की ये बात सुनकर गली की सारी औरतें काजल के लिए तालियां बजाने लगती है, जिसके बाद काजल अपने ससुराल वालों के साथ साथ अपने पूरे मोहल्ले वालों की भी फेवरेट बन जाती है। सपना अपनी माँ बबीता की इकलौती बेटी थी। बबीता भी सपना से बहुत प्यार करती थी, पर अब बबीता चाहती थी कि सपना की शादी हो जाए, पर सपना थी जो शादी करने को तैयार ही नहीं थी। सपना बेटा अब हाँ भी कर दे। अगर तूने खुद पसंद रखा है किसी को तो वो भी बता दे। आखिर कब तक तू शादी नहीं करेगी? आखिर तेरी प्रॉब्लम ही क्या है? तू शादी क्यों नहीं करना चाहती है? माँ मुझे शादी से दिक्कत नहीं है, पर मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। मेरे अलावा आपका है ही कौन? आप इतने बड़े घर में अकेली कैसे रहोगी? सभी बेटियों को अपनी माँ की इसी तरह से चिंता होती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि बेटियां माँ के पल्लू से बंध जाएं। एक ना एक दिन तो बेटियों को शादी करके अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। माँ मुझे ये रिवाज बिल्कुल पसंद नहीं। हमेशा लड़कियां ही क्यों विदा हो, कभी लड़के विदा क्यों नहीं होते? आप देखना, मैं आपके लिए घर जमाई ढूंढ कर लाऊंगी। इतना बोलकर सपना वहाँ से चली जाती है और बबीता सपना के इस हरकतों से परेशान हो जाती है। इस तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन मॉल में सपना की मुलाकात दीपक से होती है। दीपक अपना पर्स घर पर ही भूल चुका था। उसके पास पेमेंट देने के लिए पैसे नहीं थे। ये देखकर सपना उसकी मदद करती है। थैंक यू, आपने मेरी इतनी मदद की। आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपके पैसे आपको लौटा दूंगा। कोई बात नहीं, अब आपके पास पैसे हो तब दे देना, ये मेरा नंबर है। वैसे कोई मजबूरी है क्या आपके पास जो आपके पास पैसे नहीं है? अरे नहीं, आपने तो गलत ही समझ लिया। मैं कोई गरीब घर से नहीं हूँ।
हमारा अपना खुद का बिजनेस है, पर मुझे काम करना पसंद नहीं, इसलिए माँ ने आज मार मार कर मुझे मॉल भेजा सामान लाने के लिए। पर इन सब चक्करों में मैं अपना पर्स घर पर ही भूल गया। ओह माय गॉड इसका मतलब आप गरीब नहीं कामचोर है। मुझे कामचोर इंसान रत्ते भर भी नहीं पसंद। आप मुझे फिर गलत समझ रही हैं। मैंने कहा ना हमारा खुद का बिजनेस है। हमारे से मेरा मतलब था मेरा बिजनेस। मैं और मेरी माँ घर में अकेले रहते हैं। मेरी माँ काफी बीमार है, वो काम नहीं कर सकती, इसलिए मैंने घर में नौकर रखे। पर माँ को नौकर पसंद नहीं, वो चाहती है कि मैं घर के काम भी करूँ, बस यही वजह है। दीपक से बात करते ही सपना उससे इम्प्रेस हो जाती है। अब इसी तरह से उन दोनों की मुलाकात होती है और देखते ही देखते वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन अचानक से दीपक की माँ की मौत हो जाती है और वो दुखी हो जाता है। दीपक खुद को संभालो, दुखी मत हो। दुखी ना हो तो क्या करूं? मेरी माँ के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था और अब मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। सपना, तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना। अगर तुम भी चली गई तो मैं नहीं जी पाऊंगा। ये घर मुझे काटने को दौड़ता है। मेरा मन नहीं करता इस घर में अकेले रहने का। दीपक मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। तुम मेरे घर चलो, ठीक नहीं लग रहे हो तुम। अब सपना दीपक को अपने घर ले जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। सपना की माँ को भी दीपक बहुत पसंद आता है और वो दीपक को दिलासा देने उसके पास जाती है। बेटा दीपक, जो दुनिया में आता है उसे एक न एक दिन तो जाना ही होता है। तुम्हारी माँ चली गई तो क्या हुआ, मैं हूँ ना तुम्हारी माँ। अब तुम हमारे साथ रहना यहीं पर। वैसे भी मेरी बेटी ही है और तुम्हारी जोड़ी मेरी बेटी के साथ बहुत अच्छी जमेगी। इसका मतलब सपना ने आपको सब बता दिया आंटी जी? हाँ बेटा, वैसे मेरी बेटी मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाती। हम दोनों दोस्त की तरह हैं और वो तो हमेशा से कहती आई है कि वो घर जमाई पति लेकर आएगी। पर किसी को क्या पता था कि मजाक में कहा हुआ हर एक शब्द सच हो जाएगा। ऐसे बेटा तुम्हें घर जमाई बनने में कोई एतराज तो नहीं होगा? आंटी जी, ऐतराज तो तब होता ना जब मैं अपनी फैमिली को छोड़कर आप लोगों के साथ रहता, पर अब तो मेरी फैमिली भी आप ही हो। फिर भला मुझे किस बात का ऐतराज? मेरी जिंदगी में अब सपना के अलावा कोई नहीं है। उसकी खुशियों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस तरह से दीपक घर जमाई बनने के लिए तैयार हो जाता है। बहुत जल्द बबीता सपना और दीपक की शादी करवा देती है। शादी के बाद दीपक अपना सारा सामान लेकर सपना के घर आ जाता है और अपना कारोबार भी सपना के घर से करता है। ऐसे ही एक दिन, वैसे मैंने सुना है जब से सर की माँ खत्म हुई है तब से वो अपनी बीवी के घर में रहते हैं। अरे बीवी नहीं, गर्लफ्रेंड। शादी तो उन्होंने अब करी है। वैसे पता नहीं लोग घर जमाई पति बनकर कैसे रह लेते हैं। अरे माँ मर गई थी तो क्या अपनी बीवी और सास को अपने घर ले आता? अरे बीवी कैसे जाएगी? बेबी तो खुद चाहती है कि उसका पति घर जमाई रहे। उसकी तो ऐसी ऐश है। जैसे जैसे ऑफिस के सभी लोगों को पता चलता है कि दीपक घर जमाई है, वो लोग बातें बनाने लगते हैं। एक दिन दीपक अपने एम्प्लॉइज की सारी बातें सुन लेता है, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। उदास दीपक घर जाता है, जहां वो देखता है कि अब तक घर में खाना नहीं बना। सपना, मुझे बहुत भूख लगी है। अब तक खाना तैयार नहीं हुआ क्या? माफ करना दीपक, आज थोड़ा लेट हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊं। अच्छा, क्या तुम मेरे खाना बनाने में थोड़ी मदद करोगे? सपना की बात सुनकर दीपक को एम्प्लॉइज की बातें याद आती है और वह सपना से नाराज हो जाता है। मैं अपना घर छोड़कर तुम्हारे और तुम्हारी माँ के साथ रहने आया हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारा नौकर हूँ। मैं इस घर के कोई काम नहीं करूंगा, समझी तुम? दीपक तुम्हें क्या हो गया? मैंने तुमसे कौन सा घर का काम करवा लिया? बस तुमसे थोड़ी सी मदद ही तो मांगी थी। तुम जानती हो ना कि मैं घर का कोई काम नहीं करता, फिर भी तुम मुझसे घर के काम करवा रही हो। क्या सोचकर तुमने ऐसा किया? जिस लड़के ने कभी अपने घर में काम नहीं किया तुम उससे काम करवाने की सोच रही हो। तुम्हारे लिए मैं घर जमाई बन गया और तुम हो कि मुझे नौकर की तरह ट्रीट कर रही हो। दीपक के दिमाग में लोगों की बातें बैठ चुकी थी और वो बिन बात का अपना गुस्सा सपना पर निकालता है। ये सब देखकर बबीता भी समझ जाती है कि दुनिया वालों की बातें दीपक बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, इसलिए बबीता सपना से अकेले में बात करती है। सपना मेरी बच्ची, तू दामाद पर नाराज मत हो। उसका कहना भी जायज है। जब कोई आदमी अपना घर छोड़कर बीवी के मायके में बसता है तो लोग 100 तरह की बातें करते हैं। पर माँ, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं मानती हूँ कि मैं चाहती थी कि मेरा पति घर जमाई हो, पर मैंने दीपक को फोर्स नहीं किया था। सपना,
भले ही तूने दीपक जी को फोर्स ना किया हो, पर तूने और उसकी फीलिंग्स को भी तो नहीं पूछा और ना ही समझा। वो चाहते थे कि हम उसके साथ उसके घर में रहे, पर दामाद जी ने तेरी खुशी देखी। क्या तुझे नहीं लगता कि अब तुझे भी अपनी पति की खुशी देखनी चाहिए और लोगों के मुंह बंद करवाने चाहिए? अब सपना अपनी माँ की बातों को समझ जाती है और दीपक की प्रॉब्लम्स कम करने के लिए उसके साथ उसके घर चली जाती है। अपने घर आकर दीपक को बहुत अच्छा लगता है, साथ ही साथ उन सभी लोगों का मुंह भी बंद हो जाता है जो दीपक को ताने दे रहे थे। रमेश एक गरीब परिवार से था। रमेश ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, जिस वजह से उसकी कोई अच्छी नौकरी भी नहीं लग पाई थी। क्योंकि रमेश सही से काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो भी शादी नहीं करना चाहता था। पर आसपास के सभी रिश्तेदार रमेश की माँ को ताने देने लग जाते हैं। ऐसे ही एक दिन रमेश घर पर बैठा होता है, तभी उसकी मौसी आकर अपनी बहन चांदनी से कहती है, अरे चांदनी बहन, तुझे अपने बेटे की शादी करनी भी है या नहीं? तेरा बेटा 30 साल का होने वाला है, जब बुढ़ा हो जाएगा तब करेगी क्या उसकी शादी? अब तू ही बता, मैं रमेश की शादी कैसे करवा दूं? अरे वो तो अभी अपना खर्चा सही से उठा नहीं पाता, कल को उसकी पत्नी आ जाएगी तो उसका खर्चा कौन उठाएगा? देख चांदनी, जब तक रमेश की शादी नहीं हो जाती वो जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। अगर तू चाहती है कि तेरा बेटा काबिल बन सके तो उसकी शादी करा दे। अगर और उम्र बढ़ी ना तो शादी भी नहीं हो पाएगी और सब अंकल अंकल कहने लगेंगे, वो अलग। चांदनी की बहन उसके कान भरकर चली जाती है। अब चांदनी रमेश को शादी करने के लिए मनाने लगती है और आखिरकार रमेश शादी करने के लिए मान जाता है। रमेश के हाँ करते ही चांदनी बिना कोई देरी किए अपनी बहन को घर बुलाती है और उसे लड़की ढूंढने की बात करती है। दीदी, मैंने ना बड़ी ही मुश्किल से रमेश को तैयार किया है शादी के लिए। अब तुम कोशिश करना कि कोई अमीर लड़की हो जो अच्छा खासा दहेज लेकर आए और दहेज के पैसे भी हमें देगी, तभी मैं अपनी बेटी की शादी करवा पाऊंगी। तुम तो जानते हो ना कि कैसे हालात है मेरे घर के। अरे चांदनी, तू फिक्र क्यों करती है? तेरे घर में तो ऐसी बहू लाऊंगी जो अकेले ही पूरा घर का काम संभाल लेगी और तेरे बेटे को भी सीधा कर देगी। बस मुझ पर तू विश्वास रख। अब चांदनी अपनी बहन पर विश्वास कर लेती है और बिना कोई जांच पड़ताल किए अपने बेटे रमेश की शादी खुशबू नाम की लड़की से करवा देती है। खुशबू दिखने में जितनी सुंदर थी वो उतनी ज्यादा पढ़ी लिखी भी थी। पर ये क्या, खुशबू अपने साथ अपना सामान ना लाकर अंडों की पेटियां लेकर आती है और साथ में कुछ मुर्गियां भी। अरे बहू, तू अपने साथ कोई सामान लेकर नहीं आई है? मेरी दीदी ने तो कहा था कि तू बहुत अमीर है और दहेज में बहुत सारा सामान लेकर आएगी। तू तो सिर्फ ये अंडे और मुर्गा लेकर आई है। माँ जी, मैं आप चलता फिरता अपना बिजनेस लेकर आई हूँ और आप दहेज की बात कर रहे हो। आपकी बहन ने आपको नहीं बताया क्या कि मैं अंडे देने वाली के नाम से फेमस हूँ? यही तो वजह थी कि कोई मुझसे शादी नहीं कर रहा था। पर जब रमेश ने शादी के लिए हाँ कही तो मैंने भी इस शर्त पर शादी के लिए हाँ कर दी कि आप मेरे काम में दखल नहीं दोगी। क्या? अंडे देने वाली? इसका मतलब ये अंडे तूने दिए हैं बहू? अरे नहीं माँ जी, भला कोई इंसान अंडे दे सकता है क्या? अरे अंडे तो मेरी मुर्गियाँ देती है। बस मेरा बिजनेस अंडे देने वाली के नाम से, सब मुझे इसी नाम से जानते हैं। और देखो, अब तो मैं घर के बाहर भी पोस्टर लगा चुकी हूँ ताकि कल से मेरे घर पर यहाँ पर भी अंडे लेने वालों की भीड़ जमा हो जाए। वैसे भी माँ जी, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। इतना बोलकर खुशबू अपने सारे अंडे घर में रखवा देती है। चांदनी एक शाकाहारी औरत थी। अपने घरों में अंडे का व्यापार देखकर उसका सर घूमने लगता है और वो अपनी बहन से इस बात के लिए नाराज हो जाती है। दीदी, तुमने ना ये बिल्कुल भी सही नहीं किया। तुम तो जानती हो ना कि मैं शाकाहारी हूँ और तुम मेरे सर पे ये अंडे देने वाली बहू लेकर आ गई हो। अब ये बहू घर में रहेगी नहीं, खुद तेरी बहू देती है। अरे ये तो उसका बिजनेस है और बिजनेस तो बिजनेस होता है। वो लोगों के घर में जाकर अंडे ही तो देती है। पर तेरा बेटा तो कुछ भी नहीं करता। सोच, क्या पता बहू के साथ रहकर तेरा बेटा भी काम करने लग जाए। और वैसे भी तेरी बहू भी तो अंडे नहीं खाती ना, पर फिर भी यह अंडे देती है। जहाँ तक मुझे पता है अंडा तो शाकाहारी ही होता है। दीदी, खुद को साबित करने के लिए ना कुछ भी मत बोलो। मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो मैंने आप पर विश्वास किया और अंडे देने वाली बहू को घर में ले आई। अब बेचारी चांदनी कर भी कह सकती थी, वो सिर्फ अपना सर पीटती रह जाती है
और अपनी बदकिस्मती को कोसती रहती है। अब अगले दिन जब चांदनी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसकी बहू घर में नहीं है। अपनी बहू को घर में ना पाकर वो डर जाती है और आसपास के लोगों से अपनी बहू के बारे में पूछने लगती है। बहन, क्या तुमने मेरी बहू को कहीं देखा है? कल ही मेरे बेटे से उसकी शादी हुई थी और आज मेरी बहू लापता हो गई है। चांदनी बहन, तुम्हारी बहू की तो मुंह दिखाई भी नहीं हुई है। भला फिर मैं कैसे बताऊं मैंने तुम्हारी बहू को देखा या नहीं। अब घबराती हुई चांदनी आगे रोड पर जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी बहू हर दुकानदार को जाकर अंडे दे रही है। चाचा जी, यही पास में मेरा घर, और मुझे तो आप जानते ही होंगे ना, मैं खुशबू अंडे देने वाली। मेरे अंडे बिल्कुल फ्रेश होते हैं, बिल्कुल ताजे ताजे। और एक राज की बात बताऊं, मैं आपको देसी अंडे दूंगी मैं, वो भी औरों के दाम से थोड़ा सस्ता। अपनी बहू को दुकानदारों को अंडा देता देख चांदनी को याद आता है कि उसकी बहू अंडे देने वाली है, जिसका बिजनेस है। अब चांदनी घर जाती है और जब खुशबू घर आती है तो चांदनी उसे उसके इस काम को ना करने की सलाह देती है। देख बहू, तू अपने शहर में अंडे देने वाली के नाम से फेमस है और यहाँ कोई तुझे नहीं जानता कि तू अंडे देने का काम करती है। इसीलिए ये बिजनेस छोड़ कर ना कुछ और कर ले, ताकि मेरा बेटा भी तेरा हाथ बटा सके। माफ करना माँ जी, अपने घर वालों और समाज से लड़कर मैंने ये काम शुरू किया था, इसलिए अब आपके कहने पर मैं ये काम रोक नहीं सकती। अगर आपको मेरे अंडे देने से इतनी प्रॉब्लम है तो आप इस घर से जा सकती हैं। क्या कहा तूने कि मैं इस घर से चली जाऊँ? ये मत भूल कि ये मेरा घर है। चांदनी अपनी बहू पर गुस्सा होती है, पर खुशबू अपनी सास की किसी भी बातों पर ध्यान नहीं देती। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और खुशबू अंडे देने वाली बहू के नाम से फेमस हो जाती है। अरे चांदनी बहन, तुम्हारी ही बहू अंडे देने का काम करती है ना, उसको बोलो ना हमारे घर में भी अंडे दे दिया करे। चांदनी किसी भी बातों का कोई जवाब नहीं देती और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन चांदनी के घर पर कुछ कर्जदार आते हैं। अरे चांदनी बहन, तुम्हारा बेटा निकम्मा ही बैठा रहेगा। चुपचाप से हमें हमारे पैसे दे दो। अगर तुमने इस महीने हमें हमारे पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल देंगे। भूलना मत, अपने बेटे की पढ़ाई के लिए तुमने अपना घर हमें बेच दिया था और उस दिन के बाद से आज तक तुम अपने ही घर में किराए पर रह रही हो। कर्जदारों की धमकी सुनकर खुशबू बाहर आती है और कर्जदारों के हाथों में अंडा देकर उनसे कहती है, माँ जी का बेटा भले कोई काम नहीं करता, पर उनकी बहू का अंडे देने का बिजनेस है। अंडे तो तुम खाते ही होगे, इसीलिए संडे हो या मंडे जब दिल करे आकर मुझसे ले जाना अपने अंडे। अपना एड्रेस बता दो, मैं ही आकर अंडे दे दिया करूंगी, या फिर बदले में तुम्हें भी इस घर का किराया माफ करना होगा। और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे सर पर इतने अंडे फोड़ूंगी कि कौन सा दिन चल रहा है ये भूल जाओगे। इतना बोलकर खुशबू अब तक जितना भी किराए का पैसा बना था वो सारे कर्जदारों को दे देती है। अब चांदनी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो फिर कभी अपनी बहू को अंडे देने के काम को बंद करने के लिए नहीं कहती।